नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की हमारी जो क्लास है वो दोस्तों अगली क्लास जो अपने पूर्व का मैदानी क्षेत्र था, भौतिक प्रदेश था, उसके जो जो उसका अगला पार्ट था, जैसे हम कह सकते हैं विशेषता, उत्पत्ति और विस्तार के बारे में हमने पूर्व जो कक्षा हुई थी उसमें पढ़ लिया था। आज अब विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम बिना समय गवाते हुए। दोस्तों जो पूर्व का मैदानी प्रदेश था, ईस्टर्न प्लेन्स। ठीक है दोस्तों, विशेषता देख लेते हैं दोस्तों इस क्षेत्र की। तो विशेषता की बात करते हैं दोस्तों, तो विशेषता के अंदर सबसे पहले इसकी मृदा की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मृदा इस क्षेत्र के अंदर जो पूर्व का मैदान है, इस क्षेत्र के अंदर मृदा इस प्रकार पाई जाती है। यहाँ पर दोस्तों मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ दोमट मृदा पाई जाती है। इसे हम दोस्तों कछारी मृदा भी कह सकते हैं, जलोढ़ मृदा भी कह सकते हैं। इसे हम एल्फीसोल मृदा भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्षेत्र में कौन सी जो कछारी मिट्टी पाई जाती है, तो कछारी मिट्टी क्या होती है दोस्तों? कछारी दोमट मिट्टी होती है दोस्तों। ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है। क्या होती है दोस्तों? ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके अंदर कृषि की बात कर लेते हैं इस क्षेत्र की। तो दोस्तों कृषि की संभावना है इस क्षेत्र के अंदर, जो पूर्व का मैदानी प्रदेश है उस क्षेत्र के अंदर कृषि की संभावना सर्वाधिक है। क्या है दोस्तों? सर्वाधिक संभावना है दोस्तों। सर्वाधिक संभावना है, मैदानी क्षेत्रफल है, जो क्षेत्र है अपना नदियों के द्वारा जो क्षेत्र बना है, मिट्टी भी उपजाऊ है, तो इस वजह से क्या कृषि की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम जनघनत्व की। तो दोस्तों हम बात करते हैं जनघनत्व की। तो जनघनत्व यानी जनसंख्या का जमाव अधिक है। क्यों है दोस्तों? यहाँ रोजगार के साधन भी है, पानी भी है, नदियों का जो सब कुछ व्यवस्था होने के कारण जनसंख्या का जमाव अधिक है। तो इस क्षेत्र के अंदर जनघनत्व भी क्या है दोस्तों? सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। जो अपने पूर्व का मैदान है इस क्षेत्र के अंदर खनिज की बात करते हैं। तो खनिज की दृष्टि से फ्रेंड्स ये क्षेत्र निर्धन है। क्या है दोस्तों? ये निर्धन क्षेत्र है। निर्धन का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस क्षेत्र के अंदर खनिजों का जो जमाव है, जो भंडार है, वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इस वजह से इस क्षेत्र को हम निर्धन की श्रेणी में रखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों गहन कृषि की बात करते हैं। तो दोस्तों इस क्षेत्र के अंदर गहन कृषि होती है। तो गहन कृषि किस प्रकार से होती है, किन स्रोतों से होती है? तो हम देखते हैं जो गहन कृषि है, जो मैदानी क्षेत्र है, इसके अंदर गहन कृषि कुएं एवं नलकूपों से होती है। ठीक है दोस्तों, इस क्षेत्र के अंदर जो गहन कृषि, सर्वाधिक जो कृषि होती है, ये अपने ये कुओं के द्वारा और नलकूपों के द्वारा होती है। तो दोस्तों हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के अंदर जो कुएं और नलकूप हैं, तो राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान के अंदर दोस्तों 67% कृषि कुएं एवं नलकूपों के द्वारा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? अगर राजस्थान की बात करते हैं तो 67% ये अपने कुओं और नलकूपों के द्वारा कृषि की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? हमने विशेषता की बात की पूर्व के मैदानी क्षेत्र की। आगे देखते हैं दोस्तों वर्गीकरण। एक और बचा है अपना वर्गीकरण। तो हम वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं।
तो दोस्तों वर्गीकरण है, जो पूर्व का मैदान है, तो पूर्व के मैदान का वर्गीकरण करते हैं तो उसको भी हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। 3 भाग कौन कौन से हम देखते हैं। जैसे वर्गीकरण तो 3 भाग हो जाएंगे अपन, चंबल बेसिन आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा अपना बनास बाणगंगा बेसिन आ जाएगा, और तीसरा जो अपना कौन सा माही बेसिन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में हमने बात की थी, जो अपना जो राजस्थान का जो नक्शा था, जैसे हम देखते हैं जो राजस्थान की बात करते तो ये वाला क्षेत्र अपना जो पश्चिमी जो रेतीला क्षेत्र था। इसके बाद में दोस्तों ये कौन सा आ गया था, अपना अरावली वाला क्षेत्र आ गया था। इसके बाद में ये क्षेत्र अपना हाड़ौती वाला आ गया था, और जो ये वाला क्षेत्र बच रहा है दोस्तों, जो ये मैदानी क्षेत्र पर आ जाएगा, ये मैदानी क्षेत्र है, इसकी बात कर रहे हैं। तो अपना ये 3 बेसिनों के अंदर हम बांटकर वर्गीकरण अध्ययन कर रहे हैं। तो ये बनास बेसिन इस प्रकार आ जाएगा, तो उनको अलग अलग करके इसको हम पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला अपना कौन सा है, चंबल बेसिन। ठीक है दोस्तों, हम आज चंबल बेसिन की बात करते हैं। पहला है अपना चंबल बेसिन। तो फ्रेंड्स हम चंबल बेसिन की बात करते हैं, तो चंबल बेसिन के अंदर हम हाड़ौती का जो पठार था उसके अंदर हमने अध्ययन किया था कि हमने जो अपनी चंबल नदी है, तो चंबल नदी यहाँ से अपने राजस्थान में प्रवेश कर रही है। ये क्षेत्र चित्तौड़गढ़ वाला भाग है, ये 84गढ़ गांव या 84गढ़ की पहाड़ियां। ठीक है दोस्तों, चौरासीगढ़ गांव या पहाड़ियों के नाम से ये क्षेत्र है। तो यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और इसकी आगे की बात करते हैं तो ये जनापाव की पहाड़ियां एमपी से निकल के आ रही है। तो अपने कोटा, इसके बाद में चित्तौड़ के बाद में कोटा में जाती है, और कोटा और बूंदी की सीमा बनाते हुए ये कोटा से सवाई माधोपुर में प्रवेश कर जाती है। सवाई माधोपुर में प्रवेश करने के बाद में दोस्तों ये आगे चली जाती है, ये करौली में जाती है, और करौली के बाद में ये धौलपुर में जाती है, और धौलपुर में बहने के बाद में ये दोस्तों ये आगे जाकर ये यमुना में मिल जाती है। तो ये वाला दोस्तों, ये वाला सारा क्षेत्र कौन सा है, चंबल बेसिन का है। तो चंबल बेसिन के अंदर हम दोस्तों देखते हैं जो 3-4 बात है, जैसे कि अपने बीहड़, इसके अंदर सबसे पहले बीहड़ आता है। एक दोस्तों आता है अवनालिका अपर्दन आता है। अवनालिका अपर्दन आता है फ्रेंड्स। और एक आता है, जैसे अपन बात करते हैं उत्खात, उत्खात आकृति या स्थलाकृति। ठीक है दोस्तों, ये 3 चीज आती है मुख्य रूप से। और आगे देखते हैं तो आगे एक चीज, वो एक डांग क्षेत्र और आ जाता है, चौथा डांग क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं, बीहड़ की बात कर लेते हैं। तो बीहड़ को समझने के लिए हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे फ्रेंड्स ये अपनी ये नदी निकल रही है, ठीक है, जैसे कि ये नदी है। इस नदी के अंदर दोस्तों, इस नदी के अंदर खाइयां पड़ जाती है, गड्ढे बन जाते हैं। जैसे अपनी ये चंबल नदी है, और इसके अंदर जो गड्ढे बन गए, जैसे मान लो इस प्रकार ये नाली के रूप के अंदर ये गड्ढे बन जाते हैं दोस्तों। और ये नदी, ये पानी इस प्रकार, ये नदी का पानी चल रहा है, और ये गड्ढों के अंदर चला जाता है, फिर वापस इसके अंदर ही आ जाता है। जैसे कि ये गड्ढे बन रहे हैं, ये गड्ढे बन रहे हैं, ये आगे चला जाता है। तो दोस्तों जो बहाव क्षेत्र है, तो बहाव क्षेत्र के अंदर जो गड्ढे बन जाते हैं और गड्ढों के अंदर गहरे गड्ढे बन जाते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, अवनालिका अपर्दन कहा जाता है। ये नालियां सी बन जाती है, और नालियां से बनने के बाद में ये पानी के साथ यहाँ का अपर्दन होता है, जलोढ़ होते हैं, उनको ये साथ बहा ले जाती है, और यहाँ अपर्दन हो जाता है, गड्ढे के रूप में बन जाते हैं। तो इनको दोस्तों क्या कहते हैं, अवनालिका अपर्दन।
आया दोस्तों समझ में अवनालिका अपर्दन क्या होता है। दोस्तों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं उत्खात आकृति की, उसके बाद में बीहड़ की बात करेंगे। जो उत्खात आकृति क्या होती है दोस्तों, जैसे दोस्तों ये अवनालिका अपर्दन हो गया, तो अवनालिका अपर्दन होने के बाद में इस प्रकार से जो गहरे गड्ढे बन जाते हैं, तो गहरे गड्ढे बन जाते हैं तो उनको हम उत्खात आकृति का नाम दे देते हैं। जो ये गहरे गड्ढे बन गए, इस प्रकार अवनालिका हो गई, फिर नदी चली, फिर गड्ढा बन गया, फिर नदी चल गई, फिर गड्ढा बन गया, इस प्रकार ये चलता रहता है और इस प्रकार से गड्ढा बनते हुए आगे चलता रहता है। तो दोस्तों ये वाली जो गड्ढा बन गया, ये गड्ढा बन गया और फिर इस प्रकार के इसको हम उत्खात स्थलाकृति इस नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आया समझ में कि ये अवनालिका अपर्दन हो गया, ये उत्खात आकृति बन गई। ठीक है फ्रेंड्स, उत्खात आकृति बनती है, इसके अंदर ये आकृति बन जाती है, गड्ढा बन जाता है और फिर उसके बाद में जो नदी का बहाव क्षेत्र कहीं कम रहता है, कहीं ज्यादा रहता है, इस प्रकार से यहाँ जमाव भी हो जाता है मिट्टी का। ठीक है दोस्तों, उत्खात आकृति के अंदर जमाव भी हो जाता है और जमाव हो जाता है। इसके बाद में जो ऊपर वाला क्षेत्र होता है, जो ऊपर वाला जो बीहड़ क्षेत्र होता है, इसके ऊपर भी जो भूमि रह जाती है, इनको हम डांग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों करते हैं बीहड़ की बात कर लेते हैं, बीहड़ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बीहड़ जो चंबल नदी है अपनी, चंबल नदी है, चंबल नदी के द्वारा चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन से उत्खात आकृति बनती है। आया दोस्तों समझ में। जो बीहड़ किसे कहते हैं, बीहड़ उन्हें कहते हैं जो अवनालिका अपर्दन से जो गड्ढे बन जाते हैं, जो गड्ढे बनने के बाद में जो आकृति बनती है, उसे हम उत्खात आकृति के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्षेत्र होता है, यहाँ इस क्षेत्र के अंदर, बीहड़ क्षेत्र के अंदर, जो अपने राजस्थान के अंदर बीहड़ क्षेत्र के अंदर जो दस्यु लोग हैं, दस्यु लोग किन्हें कहेंगे दोस्तों, जैसे डाकू लोग, जो डाकू है, दस्यु हैं, लुटेरे लोग हैं, इनका निवास रहता है, दस्यु का निवास रहता है। आया दोस्तों समझ में। जो दस्यु लोग हैं, इनका निवास बीहड़ क्षेत्र के अंदर होता है। दोस्तों हम राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो राजस्थान के अंदर सबसे अधिक बीहड़ कौन से जिलों में होता है, तो सर्वाधिक बीहड़ की बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक बीहड़ है जो कौन से जिले में है, ये अपने धौलपुर में है। और दोस्तों हम सर्वाधिक विस्तार की बात करते हैं, अपन सर्वाधिक विस्तार की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सर्वाधिक फ्रेंड्स अपने सवाई माधोपुर में है। कहां पर है, सवाई माधोपुर जिले के अंदर सर्वाधिक विस्तार है बीहड़ क्षेत्रों का, और सर्वाधिक बीहड़ है अपने धौलपुर में है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपके। जो दोस्तों सर्वाधिक बीहड़ हैं, तो सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र के अंदर जो राजस्थान गवर्नमेंट है अपनी, या भारत सरकार है, तो इस बीहड़ क्षेत्र को विकास करने के लिए 2 योजना चला रखी है। तो उन योजनाओं की बात कर लेते हैं। जैसे 2 योजना है दोस्तों, योजना की बात कर लेते हैं। तो 2 योजना है, कौन कौन सी हैं, एक तो है दोस्तों डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम,
और दूसरी है दोस्तों कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इस प्रकार दो योजना चला रखी है दोस्तों अपने राजस्थान गवर्नमेंट ने और भारत सरकार ने। दोस्तों हमने देखा था डांग क्षेत्र कौन सा होता है। डांग क्षेत्र ये होता है दोस्तों जो अपना ये ऊपर वाला जो बीहड़ क्षेत्र के अंदर जो बीहड़ घने जंगल है, घने जंगलों के अंदर बीहड़ क्षेत्र है, बीहड़ क्षेत्र के अंदर जो उच्च भूमि रह जाती है, उच्च भूमि रह जाती है तो उसे हम डांग क्षेत्र कहते हैं। तो डांग क्षेत्र की अगर अपन डेफिनेशन देंगे तो ये देखते हैं दोस्तों डांग क्षेत्र, इसको देख लेते हैं पहले। जो बीहड़ क्षेत्र में उच्च भूमि होती है, उच्च भूमि को उच्च डांग भूमि कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस डांग क्षेत्र को, इस क्षेत्र के विकास के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने कब योजना चलाई थी? राजस्थान गवर्नमेंट ने दोस्तों योजना चलाई थी 2004 में। और भारत सरकार ने दोस्तों कब चलाई थी? 1989 में कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया था। और राजस्थान गवर्नमेंट ने डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2004 में चलाया था। ठीक है दोस्तों, कहां पर चलाया था? दोनों योजनाओं का लाभ दोस्तों दो संभागों में मिला था। कौन कौन से संभाग है अपना? एक तो भरतपुर और फ्रेंड्स दूसरा कौन सा था? कोटा। कोटा संभागों में ये योजना चलाई गई थी। कब कब चलाई गई थी? कंदरा योजना विकास क्षेत्र योजना चलाई गई थी विकास की। कब चलाई गई थी? 1989 में चलाई गई थी। और जो अपने राजस्थान की डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? 2004 के अंदर चलाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं जिलों की बात करते हैं तो जिलों की हमने सबको पता है कि भरतपुर के अंदर 4 जिले आते हैं। उन जिलों की बात करते हैं तो जिलों की बात करते हैं तो दोस्तों भरतपुर की बात करते हैं तो भरतपुर के अंदर भरतपुर आ जाएगा, भरतपुर आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद में आ जाएगा अपना धौलपुर आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा। और इसके बाद में करौली आ जाएगा और सवाई माधोपुर। इस प्रकार दोस्तों ये 4 जिले तो भरतपुर संभाग में है। और कोटा संभाग की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कोटा की यहां देख लेते हैं कोटा के अंदर कितने जिले हैं। कोटा हुआ, बूंदी हुई, बारा हुआ, झालावाड़ हुआ। इस प्रकार 4 जिले तो कोटा संभाग में है। इस योजना के जो विकास के अंदर जो लाभ मिल रहा है, 4 तो ये हाड़ौती वाले 4 जिले हो गए और 4 जिले अपने भरतपुर संभाग के हो गए। ठीक है, इस प्रकार इन जिलों में विकास कार्यक्रम चल रहा है। दोस्तों इन योजनाओं का उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य देखते हैं तो दोस्तों उद्देश्य था इनका जो इस क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों को सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक विकास करने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? जो दोनों योजना चलाई गई थी राजस्थान और भारत सरकार के द्वारा, तो 2 योजना चलाई गई। तो दोनों योजनाओं का मूल उद्देश्य क्या था कि इस क्षेत्र के अंदर, डांग क्षेत्र के अंदर रहने वाले जो डाकू लोग हैं, जो लुटेरे लोग हैं, इनको आर्थिक और सामाजिक, अपनी सामाजिक धारा से जोड़कर इनका विकास करना था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छे से आज समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।